हैं मधेपुरा लाइव न्यूज सिस्टम में उपस्थित हूँ जिला मधेपुरा में। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जी हैं, उनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे। कई दिनों से लगातार उनकी रिसर्च चल रही है। किस विषय पर रिसर्च चल रही है, क्या कोसी एरिया में इससे पहले किसी ने रिसर्च करी है, क्या क्या फंड आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है, और ये रिसर्च जो आप कर रहे हैं किस तरीके से जनता के लिए काम आ सकता है, किस तरह से जनता के लिए फायदे के लिए काम आ सकता है, और रिसर्च आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करें ताकि हमारी जनता भी सुने कि किस तरीके से रिसर्च चल रहा है और इससे आगे जाकर क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले अपने बारे में दो चार लाइन बता दें ताकि सभी लोग को पता चल जाए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। मैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी हूँ और अपने लाइवलीहुड के लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, मेडिपेथ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और मैं नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में रिसर्च हेड भी हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग यहाँ आए हैं। आप दोनों सज्जनों का काफी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जितनी बातें आपने रखी है क्रमवार तरीके से मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कोई भी चीज किसी भी इलाके में कोई तो शुरुआत करता है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है, मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है कि कोसी के क्षेत्र में किसी ने इस तरह की पहल की होगी कि मुझे रिसर्च के एरिया में काम करना है। यद्यपि सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें जो लोग पीएचडी हैं उनको सरकार इनकरेज करती है कि भाई आप रिसर्च में काम कीजिए। इसके अंदर संवैधानिक प्रावधान भी है। संविधान के अंदर आर्टिकल 51AH के तहत आप उसमें अगर आप रिसर्च करते हैं तो लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह की सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक लॉफुल चीज है, एक प्रोसीजर है, उसके तहत आपको जाना होगा। तो अभी हमारी जो है इंटरनेशनल जर्नल के अंदर 2 आर्टिकल छपे हैं जिसको मैंने इंफॉर्मेटरी आर्टिकल के रूप में छपा। एक अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च में छपा है और एक जो है हमारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड साइंस में छपा है, जो कि डायबिटीज रोगी से संबंधित है। और अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल मेडिसिन के अंदर जो हमारे आर्टिकल आए हैं वो हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से संबंधित है। तो बेसिकली अभी जो हमारा जो शुरुआती दिनों में जो हमारे लक्ष्य हैं वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करने का है। और उसके अंदर जो चीज हम लोगों का लक्ष्य है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ करने का है। एक होता है कि आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, कम्युनिटी यानी कि जो आपकी लोकेलिटी है, जो जनता है आपके इर्द गिर्द या आपके लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, उनको आपके रिसर्च के बारे में या उसके उद्देश्य के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग होते हैं सिर्फ वही अवेयर हो पाते हैं। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट रिसर्च जो होता है वो सॉलिडेरिटी के प्रिंसिपल पे होता है। उस पर कॉमन इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। तो जनता का भी वहां पे सहयोग होना चाहिए। और जनता कैसे सहयोग करेगी? अगर हम उसको उस संबंध में प्रोत्साहित करेंगे तब सहयोग करेगी जनता। तो हम लोगों का, अब हम लोग कम टू द पॉइंट आते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर। अभी हम लोग के द्वारा ऐसा देखा गया है, बहुत सारे मैटरनिटी क्लिनिक और बहुत सारे पीडियाट्रिक डॉक्टर से जो बातचीत हुई है उसमें जब कोई भी औरत कंसीव करती है, गर्भ ठहरता है उनको, तो बच्चे की देखरेख गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। उस क्रम में उनके द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य के परीक्षण हेतु कई तरह के बायोमार्कर, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, या फिर आपका एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, या फिर होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें प्लासेंटल मैच्योरिटी को देखा जाता है। और फिर उसके बाद जो है गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा हमारे यहाँ जो है फिटर डॉपलर से उनके हार्ट रेट को जज किया जाता है। और उसके उपरांत संभवतः जहां तक मुझे लगता है गायनोकोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती हैं कि अमुक बच्चा जो है वो स्वस्थ है, इसका डेवलपमेंट जो है वो सही है। अब तदुपरांत वो बच्चे के माता पिता को बताती हैं कि बच्चा आपका स्वस्थ है। इस तरह की परंपरा यहाँ पे है। और यहीं पे परंपरा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सब जगह यही है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो पीडियाट्रिक क्लिनिक्स हैं उसमें बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत सारे डिजीज हैं। अब मैं 2-4 डिजीज की बात आपको बता रहा हूँ। और प्रायर टू द डिलीवरी माताओं में भी काफी सारी समस्या हो जाती है। पहले मैं माताओं की बात कर लेता हूँ, गर्भवती महिलाओं को। डिलीवरी होने से पहले प्री इक्लेम्सिया एक बीमारी है। प्री इक्लेम्सिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, उसके अंदर जो यूरिन में प्रोटीन आता है और बीपी जो है महिलाओं का बढ़ जाता है। इसके स्टेजेस होते हैं, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, फिर इक्लेम्सिया हो गया।
इक्लेम्सिया में कुछ न्यूरनल ऑब्जेक्शन भी होता है, सीजर्स वगैरह आने लगते हैं। उसके बाद फिर उसका भी लेवल एक होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है HELLP सिंड्रोम में भी चला जाता है, जहां पे मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर भी महिलाओं के अंदर हो जाती है, और इस प्रकार से जो मैटरनल मॉर्बिडिटी है, जिसको आप कह लीजिए कि मैटरनल डेथ है, उसका रेशियो बढ़ जाता है। उसके अलावा आप देखिएगा प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाता है, कम वजन के बच्चे पैदा लेते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, 6 महीने में। हाँ, उस तरीके से उनकी पैदाइश हो जाती है। इसके अलावा जो है फिर आपका फीटल डिमाइस हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है, यानी डिलीवरी होने के पहले ही बच्चे की समाप्ति हो जाती है, बच्चा जो है वो मर जाता है, और कई अवसरों पे माताओं के भी जान जाने की खतरा हो जाती है, खास करके जब सीवियर इक्लेम्सिया का मामला होता है या HELLP सिंड्रोम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में माताओं की भी मौत हो जाती है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावस्था के दौरान मधुमेह हो जाता है, जिसको हम लोग चीनी के रोग, जिसको हम लोग आजकल हर लोग जानते हैं डायबिटीज होता है, ठीक है। इसका भी संबंध जो है प्लासेंटल इनसफिशियंसी से होता है। प्लासेंटा अगर आपका मैच्योर्ड नहीं है, प्लासेंटल ग्रोथ ठीक नहीं है, और अगर वहां पे इंट्रायूटेराइन रिटार्डेशन का कंडीशन बनता है या फिर आपका फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये सारी संभावनाएं आपकी हो जाती है। अब होता क्या है कि इस तरह के केसेस फिर होते क्यों हैं? अगर सपोज कीजिए इफ इन द होल ड्यूरेशन ऑफ द एंटीनेटल चेकअप इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये पाया गया एवरीथिंग इज ओके, देन व्हाई इट इज हैपन, तो उस चीजों को समझने की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर हम बच्चे को लेकर के देखें, तो बच्चों में जो है आपको न्यूनेटल एन्सेफेलोपैथी का केस होता है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया का मामला आ जाता है, फिर आपका CSD का कंजेनिटल हार्ट डिजीज का मामला आ जाता है, इसके अलावा आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का मामला आ जाता है, इसके अलावे भी कई सारे ऐसे मामले हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये क्यों होती है? तो इस पर जब मैंने गहराई से सोचा तो मेरी बातों में दिमाग आया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह की बातें हुई, किस तरह की चीजों को मैंने समझा, तो मैंने ऐसा करना सोचा कि मैं इस तरह का काम करूं जिससे इस चीजों पर एक कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ, क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी तो पब्लिक अवेयरनेस होगा, और पब्लिक अवेयरनेस होगा तो हमारे जो चिकित्सक हैं उनको सहयोग करेगी यहाँ की जनता, क्योंकि अभी कई अवसरों पे देखा गया है कि चिकित्सकों को जनता के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, तो इलाज तो अप्रोप्रिएट होगा नहीं। जब कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा तो उनका भी उद्देश्य वही होगा जो चिकित्सक वर्ग का है, तो यह एक ब्रिजपुल की तरह काम करेगा, और नतीजा क्या होगा कि इसका फलाफल जो है आने वाले दिनों में। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखिए, फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस, इम्प्लांट करना, भ्रूण का, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होना, गर्भ में बच्चे का बढ़ना। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, जैसे आप सुनते होंगे गांव में भी कि पानी कम है, उसको बोला जाता है ओलिगोहाइड्रोमिनास, पॉलीहाइड्रोमिनास। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये सब प्लासेंटा के इनएडिक्वेट फंक्शन के कारण होता है, इनएप्रोप्रिएट फंक्शन के कारण ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जब बच्चे का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उसका न्यूट्रिशन होता है हिस्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले जो होता है एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर, उसके बाद हेमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ, उसके बाद इम्प्लांट जो बच्चा हुआ गर्भ के अंदर, प्लासेंटा उसको लेयर उसका एक होता है, उसके अंदर आप देखते होंगे कि बच्चे का विकास होता है, उसके अंदर एडिक्वेट फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चा जो है वो बढ़ता जाता है। अब जब बच्चे का फॉर्मेशन हो गया, फीटस, जब प्लासेंटा आपका डेवलप हो जाता है 5वें वीक, आप इस बात को समझेंगे कि वीक जो होता है इसको भी आप देखिएगा LMP से ऐड किया जाता है। LMP मिसिंग पीरियड, जो लास्ट मिसिंग पीरियड है, वहां से आपका गेस्टेशनल एज स्टार्ट हो जाता है। तो 32वें दिन तक बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो प्लासेंटा सिक्रेट करती है। प्लासेंटा चूंकि एक इंटरडिजिटेटिंग ऑर्गन के तहत काम करती है। इंटरडिजिटेटिंग का मतलब हुआ कि प्लासेंटा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मदर एंड फिटस टिश्यूज, दोनों को बंद करके दोनों का मिला जुला वो एक स्वरूप होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो 32वें दिन, 32 दिन अगर आप कहें तो
मोर देन 4 वीक्स में सिक्रेट करने लगते हैं। अब उन हार्मोनों में अगर हम बात करें तो प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन ये एक है जो 32वें दिन से प्रोबेबिलिटी जो होती है कि इसका सिक्रेशन होता जाता है, और ये लगातार आपके अंतिम ट्राइमेस्टर तक लगभग जो है 37वें 38वें वीक तक ये जाता है, और लगातार इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका गर्भावस्था का दिन बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ज्यादा होता जाएगा। एक ये चीज है। दूसरा एक होता है पैप ए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। इसका दूसरा अल्टरनेटिव नाम है पपाया। इसको हम लोग डिप्ला 1 भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं। तो ये भी आपको 32वें दिन से इसका भी सिक्रेशन हो जाता है। तो लेकिन ये स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग डबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। ये इट इज नॉट स्पेसिफिक टू द प्रेगनेंसी। द लेवल ऑफ पैप ए मे बी फाउंड इन द ब्लड ऑफ ए मेल ऑल्सो, ठीक है ना। तो उसके अलावा कुछ चीज हैं। IGF-1 से मेरा तात्पर्य हो गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-2 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका डेवलपमेंट होता है। मैंने इसमें एक चीज सेलेक्ट किया, मैं जो प्रिज्यूम कर रहा हूं बिकॉज इट इज येट टू बी प्रूवन, है ना। रिसर्च इज समथिंग यू शुड जस्ट टेक इट अंडर मेडिसिन, you hypothesize in a realistic manner, which should be equalized in a scientific approach, and then you can approach for the research and to proceed in further into the research. तो उसको लेकर के जो है मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि चूंकि इसका एक ग्रोथ आपके लास्ट ट्राइमेस्टर तक है, तो जैसे जैसे गर्भावस्था होगी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्लासेंटल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लासेंटा। और किसके बारे में मैं सोच रहा हूं? प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि सारे गर्भवती औरत का 3rd ट्राइमेस्टर में, 2nd ट्राइमेस्टर में और 1st ट्राइमेस्टर में इसका मैं मेजरमेंट करूंगा, इसका अल्ट्रासाउंड से उसको कॉरेलेट कराऊंगा, और मैं इसको एक वर्गीकृत करूंगा 4 श्रेणी में, ठीक है। मैं आपको ये स्टेज बता रहा हूं, मैंने अपने, आप अगर वहां विजुअलाइज करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये इसको आप जरा सा इसको विजुअल कीजिए। ये देखिए, ये जो है इसका जो है आपका, मेरा टाइटल ही है रिसर्च का, कोरिलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन अमंग प्रेग्नेंट फीमेल्स ऑफ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया ड्यूरिंग 1st, 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ देयर प्रेगनेंसी फेजेस विद द फाइंडिंग ऑफ USG in terms of estimation of placental insufficiency or sufficiency, ठीक है। तो इसको जो मैंने 4 भाग में बांटा है, वो पहला भाग है कि मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं उसको एक दूसरे के साथ मैं कोरिलेट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उस कोरिलेशन में मैं ये देखूंगा कि हमारा टेस्ट का रिपोर्ट क्या आ रहा है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट क्या दे रहा है, इसकी सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज के साथ जो होने वाले बच्चे हैं वो किस रूप में पैदा ले रहे हैं, सिमिलरिटीज के साथ होने वाले बच्चे जो हैं वो किस रूप में पैदा ले रहे हैं। तो उससे एक डाटा एनालिसिस होगा, तो बहुत कुछ सामने फिगर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। चूंकि क्या है कि हमने सैंपल साइज इसमें फिक्स किया है 500, तो 500 प्रेग्नेंट महिलाओं का जो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है महिलाओं में, मैं समझता हूँ कि 47 2011 के सेंसस के अनुसार 47 to 48% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और एक चीज है कि इंस्टेंटली डाइल्यूट यहाँ की महिलाएं नहीं होती है, तो हम लोग को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के तहत एक मैनेजरियल इनपुट डालना होगा, सो दैट कि अगर मान के चलिए हम मेडिकल कॉलेज से सैंपल लिए, किसी महिला को लिए, हमने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया, तो हम उसके कंसेंट, इसको बोलते हैं एथिक्स इन व्हाइल यू आर डूइंग एनी रिसर्च, तो आपको उनका कंसेंट लेना पड़ता है। आप उसके ब्लड सैंपल्स को ले रहे हैं तो आपको बिना कंसेंट के आप ब्लड सैंपल्स आप नहीं ले सकते। उसके गार्जियन को हमको कन्विंस करना होगा और उनका एड्रेस लेना होगा, सो दैट कि जब हमको दूसरी बार जरूरत पड़े तो हम उसके घर पे भी पहुंच करके ले सकते हैं। एग्रीमेंट टाइप बनाना होता है। एग्रीमेंट नहीं होता है, दे आर नॉट इनफोर्स्ड टू सपोर्ट यू, है ना। यू आर सपोज्ड टू जस्ट make them encourage and make them convinced that it is necessary for you, necessary for the society and all these things. तो आपको, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ, कम्युनिटी एंगेजमेंट, आपको एक बृहद रूप से एक समाज के अंदर इसको लेके एक अवेयरनेस फैलानी होगी, जिस अवेयरनेस के आधार पर लोग खुद इतने आगे आ जाए
और आगे आकर के आपको सपोर्ट करे। तो लोग समय पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, समय पे प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट कराएंगे, तो ये सारी चीजें आ जाएगी सामने। अब देखिए, इतनी बातें तो हो गई, अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, जो ये क्रम होगा। अब देखिए इसके कारण क्या, क्यों हो जाता है। अगर मैंने कहा कि इस तरह की केसेस हो जाती हैं, उसके पैथोलॉजी जो समझ में आते हैं, प्रिजम्पशन नहीं कहा जा सकता, बेसिकली है ही। एक तो हो जाता है आपका कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के कारण हो जाता है, न्यूट्रिशनल एंड विटामिन, जो आप विटामिन एंड मिनरल्स डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। इसके अलावा जो है इन्फेक्शंस होते हैं, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला इन्फेक्शन या HIV इन्फेक्शन या और भी तरह के हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, या प्रेग्नेंट महिलाएं मलेरिया से इन्फेक्टेड है या डेंगू से इन्फेक्टेड है, या सो मेनी अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस दैट मे बी कंसीडर्ड, तो उसके कारण इस तरह का प्लासेंटल इंसफिशियंसी होता है। अब एक चीज और है कि इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो सिर्फ इतनी ही जानकारी प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन के बारे में नहीं होनी चाहिए। इसका जो एक नेचर होता है, ये इसका जो एक एक्सप्रेशन होता है एंटी एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस का संदर्भ हुआ सेल्स डेथ से। एक प्रोसेस होता है, जो इनिशियल प्रोसेस ऑफ सेल डेथ इज द एपोप्टोसिस। हमारे सेल्स से ही हमारा पूरा शरीर बना है। सेल्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स, टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से देन योर कंप्लीट बॉडी इज, ठीक है। तो एपोप्टोसिस एंटी एपोप्टोसिस नेचर का होता है। पहली विशेषता ये है कि अगर सेल डेथ होगा तो इस हार्मोन का ये नेचर है कि एंटी एपोप्टोसिस है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक ग्रोथ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। तीसरी चीज है कि इसके फैक्टर बहुत सारे, जैसा कि मैं बोल रहा था, फिर भी क्यों होता है, जेनेटिक भी होता है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो है आपके क्रोमोसोम 17 के अंदर अन्य इसके जो जीन होते हैं, दैट इज नॉन एज VG5। तो अदर्स 4 अदर्स जीन के साथ ये ग्रोथ लोकस के अंदर लोकेटेड होता है क्रोमोसोम 17 पे। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर जेनेटिकली भी अल्टरेशन होगा तो प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन जो है आपको कम बनेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम ऐसा करके क्या है, MTP केस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। MTP इज ए लीगल वे ऑफ, क्या कर सकते हैं उसको, एबॉर्शन, लीगल वे ऑफ एबॉर्शन, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो दैट इज सुटेबली एंड लीगली वैलिड, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं और आप रोक सकते हैं ऐसे बच्चों को जन्म लेने से जो कि समाज पर आकर के बर्डन होंगे। अब कुछ चीजें मैं गवर्नमेंट की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। गवर्नमेंट आज के समय में, मैं समझता हूँ 1400 करोड़ का फंडिंग गवर्नमेंट ने किया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, जो होता है ना, जो सशक्तिकरण विभाग है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सोशल वेलफेयर के अंदर आता है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो भाई आप एक समझिए कि आप इसका उद्देश्य क्या है। जब आपका समाज ठीक होगा, जिला ठीक होगा, राज्य ठीक होगा, तो ऐसे बच्चे कम पैदा लेंगे, इस तरह का अवेयरनेस होगा। तो जो हमारे सरकार का खजाना खाली होता है, 1400 करोड़ रुपया लगता है इस तरह के दिव्यांगों के सशक्तिकरण पे, और उसके बावजूद सशक्तिकरण, आप उसके पैर हाथ, मेंटल डेवलपमेंट को तो आप फिक्स कर नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे, उसको इनपुट पैसे से करोगे, नौकरी में आरक्षण दोगे और सब जो करोगे, बट आप क्वालिटी वर्क आप उनसे नहीं ले सकते। आप उनके प्रति सहानुभूति के तहत आप ये काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी बचा जा सकता है। अब आपको और कुछ पूछना है तो बताइए, मैंने तो काफी सारी चीजें आपको बता दिया। तो इसमें जो है डॉक्टर्स कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह का सपोर्ट कर रही है आप लोग को? देखिए, जैसा कि मैंने जैसे ही कहा, कम्युनिटी एंगेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग आ गया, तो सरकार में कौन है, ह्यूमन बीइंग ही है। और जब आप रिसर्च करते हैं तो हमारे देश के अंदर प्रोविजन है कि आप अपने आर्टिकल को जो UGC केयर लिस्ट में या स्कॉपस इंडेक्स या वेब ऑफ साइंस से जो इंडेक्स जनरल है वहां पब्लिश कराएंगे, क्योंकि पब्लिकेशन भी ऐसे नहीं होती है। अगर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि पब्लिकेशन के लिए मतलब पब्लिकेशन हो गया, यूनिक होना चाहिए, और जो एडिटर, बोर्ड ऑफ एडिटोरियल टीम है, उनको ये लगना चाहिए कि इट इज समथिंग यूनिक काइंड ऑफ अप्रोच। तो वहां पे क्या होता है कि वो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो पहला काम ये है कि आप आर्टिकल को आप छपवाएं, ताकि आप अपनी काबिलियत को दिखावें, लोग आपकी काबिलियत को समझ सके, या काबिलियत आप उसको कहें तो गलत होगा, मतलब आप कितने सेंसिटिव हैं समाज के प्रति, वो चीज लोगों को नजर आनी चाहिए। फिर आप उसका जो है, आपका प्रोसीजर उसका ये होता है कि आप उसका एक बजट बना पाए। जैसे हमने 5 years
टाइम जो है वो किया है। बजट बना करके मैन पावर में क्या खर्चा होगा, पब्लिक अवेयरनेस में क्या खर्चा होगा, कौन से टेस्ट में कितना, कौन सा इक्विपमेंट है आपके पास, कौन सा इक्विपमेंट नहीं है, सारे रिसोर्सेज में आपको क्या क्या लगेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार के पास एक आप बजट जब प्रोड्यूस करते हैं तो सरकार फिर उसको आईसीएमआर को रेफर करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। आईसीएमआर में जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं फिर वो आपको कॉल करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, और वो कॉल करके फिर आपसे इस पर जो है एक कोलैबोरेशन करते हैं। अगर उनको लगता है कि इट इज समथिंग काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग मैटर तो वो आपको एक कोलैबोरेशन के अंदर लेते हैं, कोलैबोरेट करके फिर आपको फंडिंग होती है, और फिर उसके लिए आपके यहाँ एक अलग से बैंक अकाउंट खुलता है, और फिर उनकी टीम जो है ऑडिट आके करती है कि आप सही में काम कर रहे हो कि नहीं हर 2 महीने पे, और प्रोग्रेस डेवलपमेंट देखती है कि काम आपका कैसे चल रहा है। अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपको फंडिंग भी रोक देगी। ठीक है। अब रहा आपने दूसरा चीज पूछा कि यहाँ के मेडिकल जगत से आपको क्या सहयोग है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि देखिए मेडिकल जगत में जो लोग हैं कोई इसके फेवर में नहीं होंगे, ऐसी तो कल्पना करना ही बेकार है। कोई तो कोशिश में तो हुआ ही नहीं। नहीं, मैंने मेरे कहने का मतलब है अगर मैं ऐसा करूंगा और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को ये पता चलता है तो उनके लिए तो खुशी की बात होगी, और वो निश्चित रूप से हमें इनकरेज करेंगे, ऐसी संभावना, और लोग कर भी रहे हैं। जिनको जिनको पता है वो हमें उन्होंने काफी इनकरेज किया है इस चीज को लेकर के कि आप कीजिए, हम लोग जो है जैसे भी होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, मेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, आप डिस्ट्रेस में ना जाएं, आप कृपया करें, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं, खास करके हमारे भाई स्वरूप डॉक्टर हैं, डॉक्टर असीम प्रकाश, उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको इनकरेज किया कि आप इस चीज में जाएं, और डॉक्टर नायडू जो हैं उन्होंने बेसिकली एक प्रकार से कहा जाए कि काफी उसको जो है एलिवेशन दिया। जो डॉक्टर असीम प्रकाश ने हमको कहा उसको एक एक्सेलरेटिव तरीके से उन्होंने कहा कि भाई आप इस चीजों को कीजिए, और उन्होंने एक रिसर्च यूनिट की स्थापना करके मुझे वहाँ का रिसर्च हेड भी बनाया, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं इस शहर के, जिनको जब पता चला हमारे इस अप्रोच के बारे में तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया मुझे, तो मैं इस तरीके से उन सब लोगों का आभारी हूँ। फायदा इससे समाज का ये होना है कि स्वस्थ बच्चा पैदा हो, और जो मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी केसेस है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो। मतलब हमें ये सुनने के लिए नहीं मिले कि हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, या स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और ये सबको मिलजुल के करना है। कहाँ तक स्टेप पे आप पहुंच चुके हैं? देखिए अभी हमारा जो स्टेप है, हमारी जो बातचीत हुई है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसके अनुसार हमें जो है अब अपना बजट जो है उनको बना के देना है। तो जब हम बजट बना के देंगे तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार, जिनका साफ साफ कहना है बहुत सारे महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे सही तरीके से पैदा नहीं हो पाते, कहीं तो डेथ हो जाती है, कहीं बहुत सारे से शरीर में प्रॉब्लम होती है। उन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं लूप होल है, उस लूप होल को दूर करने के लिए रिसर्च किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं, अब बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री से बात चल रही है सर की, और किसी नेक्स्ट स्टेप यही है कि यह सर से अगले फिर से अगला इंटरव्यू लेंगे जल्द ही। तब तक के लिए हमारे लिए साथ बने रहे। जिला मधेपुरा से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।